उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रोजगार मेला लगाया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे। जी, भाजपा के द्वारा लगातार रोजगार मेला लगाया जा रहा है, लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है, क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रदेश सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि लोगों को रोजगार मिले, पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए और जो पार्टी की जो नीतियां हैं, जो पार्टी की कारगुजारियां हैं, जो पार्टी ने काम किया है, उसको जनता के बीच में लेके जाए। तो जनता के बीच में जब हम लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है, तो उसी सिलसिले में ये प्रदेश सरकार द्वारा मेला का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश सरकार ने जो लोगों को रोजगार की बात कही है, तो उसमें प्रदेश सरकार लगातार इस बात का कोशिश कर रही है कि जनता को रोजगार मिले और जनता का अच्छा संदेशा दे, लोगों तक पहुँचे कि लोग विधानसभा के करीब हैं और इसी 10 सीटों का उपचुनाव है। तो इस 10 उपचुनाव में लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम 10 की 10 सीटें जीते और जो हमारी जनता की जो चीज़ है, जो हमने पार्टी में काम की, जो पार्टी के कारगुजारी, जो पार्टी कार्य कर रही है, उसको हम जनता के बीच में लगातार जाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि उपचुनाव में लगातार पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का प्रयास कोशिश करे। जी, रोजगार मेले पर क्या कुछ कहेंगे? ये रोज़गार मेला सन 2014 से लग रहा है लगातार। उसमें प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उस वक्त, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल दिए जाएंगे। तो सन 2014 से सन 2024 आ गई, 10 साल गुजर चुके। अगर इन्होंने रोज़गार दिया होता तो इस मेले लगाने की ज़रूरत ही न पड़ती। 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल चुका होता। तो कितने लोगों को रोज़गार मिला है, सरकार कभी भी वो आंकड़े जारी करने को तैयार नहीं है। और जो रोज़गार मेले लग रहे हैं, ये रोज़गार मेले अंबानी और अडानी के लिए हैं। जब उनसे पहले की सरकारें थीं, उन्होंने 2 उद्योगपतियों को या 4 उद्योगपतियों को मजबूत किया, जो टाटा बिरला थे। अब ये सरकारें आई हैं, ये अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन लोगों के लिए, आम आदमी के लिए रोज़गार के नाम पे, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। अभी भी 69,000 भर्तियों की बात चल रही थी, क्या हुआ? सरकार के पास एक बड़ा अच्छा तरीका है, या सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उनके पास बड़ा अच्छा तरीका है कि पहले एक लॉलीपॉप दिखाओ, एक फिगर तैयार करो कितने लोगों को रोज़गार देंगे, फिर वो कोर्ट के ज़रिए एक आपत्ति लगती है, एक पेपर लीक होता है, सारा रोज़गार ख़त्म हो जाता है। लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अग्निवीर लाके इन्होंने लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। कितने अग्निवीर जो हैं, आप देख रहे हैं कि उनको 2-2, 3-3 साल की नौकरी देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अपना रोज़गार खुद तलाश करो। आपने पहले ट्रेनिंग कराई, उसके पूरे 20-25 साल ख़राब कर दिए, फिर वो आखिर में आप कहते हैं कि अपना रोज़गार खुद तलाश करो। तो सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार जो है वो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। और अब भी आप ये रोज़गार मेले में मुसलमानों के लिए तो कुछ है ही नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं होगा। उसमें तो चिन्हित कर दिया जाएगा, इंटरनली एक पॉलिसी लागू है कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर। हाँ, कोई एक ब्राइट स्टूडेंट निकल के आ जाएगा, उसकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाएंगे, जैसे किसी एक रिक्शा वाले का बेटा IAS बन जाता है, वो तस्वीर दिखाई जाती है कि देखिए एक रिक्शा वाला का बेटा IAS बन गया, एक चाय वाले का बेटा IAS बन गया। बस मुसलमानों को इतना ही दिखाई दिया जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। जी, रोजगार मेला लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रोज़गार मेला रोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए होता है। अभी जो एक आप देख रहे हैं माहौल चल रहा है, फॉरेन कंट्री में एक जंग का माहौल बना हुआ है, जहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, ताकि सारे जितने भी देश हैं सब शांतिपूर्वक हो जाएं, ताकि हमारा जो है एक देश जो रुक गया है लगभग 10 साल से कुछ ना कुछ फॉरेन कंट्रियों में जो एक माहौल ख़राब चल रहा है, उस माहौल को सही करने की, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारा एक्सपोर्ट होकर माल बाहर जाता था, जब वहाँ पर जान के लाले पड़ रहे हैं तो वहाँ पे कौन ख़रीदेगा हमारा माल। मोदी जी का यही प्रयास है कि जब तक फॉरेन कंट्रियों में एक माहौल संतुष्ट नहीं हो जाता है, एकता और प्यार से सब सारे देश नहीं हो जाते हैं, जब तक हम लोकल में मेले लगाकर, क्योंकि हमारी जो भारतीय की एक पब्लिक हमारी है, आवाम है, अगर हम एक चीज़ भी ख़रीदते हैं तो मैं मानता हूँ इस बार आप देखिए कितना कारोबार एक्सपोर्ट जो अपना लोकल का हुआ है, शायद कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। रोज़गार मेले का मतलब यही है, जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें आत्मनिर्भर अपने आप बनाएं और अपने आप यूज़ करें, ना कि हमारे जब तक एक फ़ॉरेन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है कि लोकल में तैयारी हो, लोकल का ही बाहर आए, लोकल का ही ख़रीदें और लोकल में ही हम उस चीज़ को बेचें। रोज़गार मेले का मतलब यह है कारोबार आदमी को मिलता रहना चाहिए, प्रॉफिट ना हो 50,000 का,
5,000 का हो, मगर प्रॉफिट होता रहना चाहिए, जिससे जो रोज़गार की ज़िंदगी है वो चलती रहे। और इंशाअल्लाह जो हमने प्रधानमंत्री जी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की है फ़ौरन जाकर देशों को एक करने की, अगर वो माहौल सही होता है तो ये देश आने वाले टाइम में एक मिसाल बनेगा हिंदुस्तान के। कोई प्रधानमंत्री ने जो दुनिया का कोई नहीं कर पाया, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जाकर जंग को रोका, और रोकने के बाद जिस वक्त विकास की एक लहर चलेगी, आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद से एक ऐसा माहौल बना था कि बिल्कुल कारोबार बंद थे, एक्सपोर्ट लाइन बहुत तगड़ी खुली थी। और मैं मानता हूँ अगर ये जंग का माहौल सही हुआ तो रोज़गार के लिए किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यूक्रेन की जंग रोक रहे हैं प्रधानमंत्री जाके, जो रुक नहीं रही है वो रोक रहे हैं। फ़लस्तीन में इजराइल जो जुल्म कर रहा है वो प्रधानमंत्री कहते हैं हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुकती तो है नहीं। लेकिन भारत के अंदर मणिपुर पिछले 2 साल से जल रहा है, 2 साल हो गए मणिपुर जलते हुए। हमारी बहन बेटियों को वहाँ पे नंगा करके मारा गया है, भारतीय बेटियों को। क्या कुछ कहेंगे मणिपुर की घटना? देखिए, मणिपुर में जब तक विपक्ष एक आग का काम करता है, हम बुझाते हैं, वो आग जलाता है, जब तक हम लोग एक साथ बैठकर एक से एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेंगे, हिंदुस्तान को ये विपक्ष ऐसे ही जलाता रहेगा जिस तरह जला रहा है। इनका काम यही है कि हिंदुस्तान को कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं चलने दें, एक का इत्तेफाक नहीं होना चाहिए। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे इनकी राजनीति नहीं चलेगी। इनका यही एजेंडा है कि मुसलमान को अलग भटकाइए, हिंदू को अलग भटकाइए। महिलाओं का क्या बात करते हैं ये? आप मुजफ्फरनगर भूल गए क्या? किसकी सरकार थी मुजफ्फरनगर में जब महिलाओं मुसलमानों को नंगा नचाया जाता था? कहाँ थी वो सरकार? संगीत सोम इन्हीं पार्टी के हैं, संगीत सोम इन्हीं की पार्टी के हैं, संजीव बलियान इन्हीं पार्टी के मुजफ्फरनगर के MP रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके थे। उन लोगों ने क्या क्या किया वहाँ पर? इन्होंने पार्टी से निकाल दिया उन लोगों को क्या? देखिए, इन लोगों का काम इल्ज़ाम लगाना है। अरे वो चार्जशीट पे नाम है उन लोगों के भाई, उन लोगों बीजेपी के नेताओं के, समाजवादी पार्टी के नेताओं के चार्जशीट में नाम है। सबको बचा लिया गया, सबको बचा लिया गया। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जब चार्जशीट दाखिल करी तो इतनी कमज़ोर दाखिल करी कि जब कोर्ट में हेयरिंग हुई तो पहली और दूसरी तीसरी तारीख में सबको जमानतें मिल गई, और बाद में जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने वो मुकदमे वापस ले लिए, उन्हें सबको रिलीफ दे दिया। अब जो वहाँ पे जो जुल्म हुआ है, जो मुजफ्फरनगर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे किसको इंसाफ मिला? गुजरात में बाबू बजरंगी को रिलीफ देने वाले कौन लोग थे? गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, बलात्कारियों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट से सज़ा हुई थी, उन लोगों को रिलीफ करने वाले गुजरात चुनाव में कौन लोग थे? ये बीजेपी सरकार थी। और कौन लोग थे? इन्होंने बीजेपी से निकाल दिया उन लोगों को। आरोप इनका काम, विपक्ष का काम यही है, काम करो, पीछे हटो और आरोप लगवा दो। पहले एक आपने देखा होता था कि पत्थर दो, पड़वाओ और पीछे हट जाओ। नाम किसका? बिरादरी का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अरे बात क्यों रहो? मोदी सरकार तो नहीं थी उस वक्त, क्यों विपक्ष ने अपनी कार्रवाई पूरी नहीं करी? आज नाम साहब बीजेपी का लेके एक झंडा चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? आज देखिए, आज अगर कोई अपराध करता है तो योगी सरकार, मोदी सरकार ऑन द स्पॉट। सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के नहीं। अपराधी जब भी कार्रवाई होगी अपराध के नाम पे तो वो दिखाया जाएगा मुसलमान। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। NCRB डाटा उठा के देखेंगे, सबसे ज्यादा हिंदू महिलाओं का रेप हिंदुओं ने किया है। कितने हिंदुओं के घर तोड़ दिया आपने? उत्तर प्रदेश के अंदर आप मुरादाबाद में देख लीजिए कि अभी कई घटनाएं ऐसी घटी हैं कि पुलिस ने अभी लूट हुई कटघर थाने में, तो उसमें सब मुलजिम दूसरे समुदाय के थे, उनकी टांग में गोली मारी गई। तो ये कहना गलत है कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार किसी धर्म जाति को देख के काम कर रही हो। कानून अपना काम कर रहा है, अपराधी किसी भी धर्म का हो उसको इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार मेला लगाया जा रहा है, तो क्या कुछ सोचते हैं? व्हाट इज दिस रोजगार मेला? काय का रोजगार मेला? गवर्नमेंट अगर चाहती है लोगों को सर्विस देना या कुछ देना, गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है। सरकार अगर चाहे तो सबको मतलब हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दे सकती है। इसका सबूत जीता जागता यह है कि अभी आपने कांवड़ों का मामला देखा, कौन सी दुकान ऐसी खुली थी होटल जो मतलब जिसका शटर डाउन नहीं हुआ, जो जिस दुकान पर खाने पीने का सामान बिका हो, कोई ऐसी दुकान खुली थी? अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर परिवार के ऐसे परिवारों को चुन करके उनको रोज़गार दे सकती है जो बेरोज़गार फिर रहे हैं। ये सिर्फ व्हाट इज़ दिस योर, मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा रोज़गार मिला है? किसको रोज़गार मिला है? किसको सरकारी सर्विस मिली है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में हो या सेंटर में हो, कितने लोगों को सर्विस दी है? मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं तो देश के एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ। भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली? देखिए ये तो खैर सबको जानकारी है। ये सिर्फ राजनीतिक रोजगार मेला है, क्योंकि उपचुनाव होना है, राजनीति के तहत ये मेला लगाया जा रहा है, न कि किसी को सर्विस दी जा रही है। राजनीतिक रोजगार मेला। सरकार कोई भी काम पहल करती है
तो ये तो विपक्ष का काम है, उसको एजेंडा बना के उसको एक तरह विरोध विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो एक नागरिक की बात कर रहे हैं, एक देश के नागरिक की बात कर रहे हैं। देश के नागरिक से कह रहे हैं चाय बनाओ, पकौड़े तलो, ये तलो, वो तलो। अरे भाई किसी को नौकरी तो दो। आज तक रेलवे की कितनी वैकेंसी खाली है, हाईडल में कितनी वैकेंसी खाली। हम यहाँ हाईडल के ऑफिस के पास खड़े, यहाँ पे कितनी सर्विसें खाली है। जो लोग उस पर डेली बेस पर रखे जाते थे वो भी बेचारे परेशान हैं, उनको भी पूरी तरीके की तनख्वाह नहीं मिल रही और उनको रोजगार कैसा रोजगार मिला। ये तो सिर्फ दिखावे का रोजगार मिला है, सिर्फ राजनीतिक मिला है कि हम रोजगार लगा रहे हैं और हमें वोट दो। वोट की राजनीति है, रोजगार मेला वाला कुछ नहीं है। वाट मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा रोजगार मिला है, व्हाट इज दिस रोजगार मेला, किस तरीके से रोजगार देना चाहते हो आप, किसको रोजगार दिया है और कब रोजगार दोगे, किसको रोजगार देंगे? देखिए रोजगार क्या चल रहा है देश के अंदर? क्या लोग काम नहीं कर पा रहे हैं? लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो भी चीजें निकलती है, काम तो पहले भी करते थे। मनरेगा चली थी, मनरेगा रोजगार से मतलब लोग मेहनत करते थे, गांव के लोगों को राहत मिलती थी। अब कहाँ पर गांव के लोगों को समस्या दूर हो रही है? कहाँ शहर हो या गांव हो, शहर से लेके गांव तक की आपने सड़कें बनवा दी। अब किधर सड़कें बनवा दी? यहीं देख लिए कितने गड्ढे, कहाँ पे सड़कें बनवा दी, कौन सा विकास कराया ये तो बता दीजिए। भाई शहर से बाहर निकल के देखिए ना, हाईवे देखिए कैसे हाईवे हो रहे हैं कि पहले सब लोग सरकार एक योजना लेकर आएगी जिसके तहत सारे शहर के लोग जितने रहते हैं यहाँ पे 10-15 लाख की आबादी है उनको हाईवे पे घर दिए जाएंगे। अच्छा बात देखिए, बार बार रोजगार की बात चल रही है। देश के अंदर 60% संपत्ति, अगर देश के अंदर हमारे पास 100 रुपये हैं तो उस 100 रुपये में 60 रुपये सिर्फ 5 लोगों के पास हैं। वो 5 लोग कौन है? वो 5 लोग सब बीजेपी के हैं, उन्हीं के पास है सारी संपत्ति। मुरादाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पे कारीगर के क्या हालात हैं, आर्टिजन के क्या हालात हैं यहाँ पर। उनके बच्चों के लिए ना तो शिक्षा की कोई व्यवस्था है यहाँ पर, उनके बच्चों के लिए ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है यहाँ पर। आर्टिजन कार्ड के अंदर हम कितनी बार डिमांड कर चुके हैं कि आप उनका स्वास्थ्य मुफ्त कर दीजिए पूरे परिवार का। आज तक सरकार ने नहीं करा। हम कह रहे हैं उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आप कोटा दीजिए, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुफ्त शिक्षा हासिल कर रहे हैं, आपने नहीं दिया। आप क्यों नहीं देना चाहते? आप इस वजह से नहीं देना चाहते क्योंकि आपको उद्योगपतियों को ताकतवर बनाना है। अरे भाई अडानी अंबानी जो है करोड़पति अरबपति हैं, जिसको गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट कर रही है, ये क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे? प्राइवेट ही रख लो भाई। प्राइवेट के लिए बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में देखिए नाले की सफाई ग्रेजुएट करने को तैयार है। तो जब दोगे सर्विस जब तो काम बनेगा। जी, यूपी सरकार के द्वारा रोजगार मेला लगाया जाएगा, क्या कुछ सोचते हैं? इसमें ऐसा है, रोजगार मेला क्या है, बस वो ये जो हमारे अक्सर का है सियासी मेला है और ये सिर्फ 10 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं। यूपी में हमारे पड़ोस में कुनरकी पे है, सिवाय उसकी हवा बनानी है और कुछ लोगों को खुश करना है इनको। जैसे हमारे वकील साहब ने कहा 4 लोग हैं जो उद्योगपति हैं हमारे मुल्क में, उनका पेट भरना है, ना उनके हिंदू से मतलब ना मुसलमान से मतलब, सब रवाना है हिंदू मुसलमान करके। मंदिर पर रवा दो, मस्जिद पर रवा दो, जो उस पर रवाना है, कोई मतलब नहीं है। बाहर आपस में फूट डाल के अपनी रोटी सेकनी है इनको। जी, प्रदेश की योगी सरकार द्वारा रोजगार मेला लगाया जा रहा है, क्या कुछ सोचते हैं युवा? देखिए, जब से ये 18% GST लगाई गई है हिंदुस्तान में, इससे हमारे हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है क्योंकि बहुत से लोग बेरोज़गार हैं इस वक्त बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़ी हैं। मेरे पास कोई 1 साल से काम नहीं है, मैं खुद बेरोज़गार हूँ। मेरा कारखाना था, माशाल्लाह अच्छा खासा काम होता था। जब से 18% GST लगी है, GST के साथ में मेरा सारा कारोबार चौपट हो गया। जो मेरे कारीगर थे वो सब भाग गए। जिस फर्म में मैं काम के लिए जाता हूँ तो हर आदमी यही कहता है कि भाई साहब काम नहीं है, काम नहीं। अब काम कहाँ से हो जब 18% GST हो गई। अब माल ख़रीदने जाते हैं वो 18% GST लगाता। अगर किसी से कच्चे में माल ख़रीदो तो वो 20% उस पर लगा के लेता, तो माल महंगा हो जाता। तो हम किसी व्यापारी को बेचते हैं तो माल नहीं ले पाता और इससे हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। और दूसरी बात क्या, चाइना का बाइकआउट करना चाहिए। चाइना के जितने प्रोडक्ट्स हो उस प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी हो रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज जितना भी मेटल का मुरादाबाद का सामान बनता था, बड़े बड़े विदेशों में, कंट्रियों में जाता था, नाम होता था, आज क्या है, हमारे हिंदुस्तान का बाइकआउट हो रहा है और चाइना का आइटम पूरे विदेश में बेचे जा रहा है। जी, व्यापार को लेकर के क्वेश्चन। देखिए, पहले तो मैं इनकी GST का जवाब दूँ। GST किसी आम आदमी पे नहीं है, GST एक्सपोर्टर दे रहा है। अब अगर हम कोई माल ख़रीदते हैं, अगर हम उसको बिल देंगे पक्का, तो वो GST एक्सपोर्टर देता है, ना कि आम आदमी कारखानेदार या भरतिया या मजदूर देता है। उससे GST का कोई मतलब नहीं है।
20 टैक्स बना रखे थे लोगों ने, एक के पेट में जाता था, एक के पेट में जाता था। वन शॉट 18% जीएसटी सब एक जगह करके वो एक्सपोर्टर दे रहा है, ना कि कोई आम आदमी दे रहा है। इसमें तो जीएसटी में तो कोई इस तरीके का कोई माहौल नहीं है कारोबार पे। कारोबार का माहौल तो सिर्फ आप जानते ही हैं कि एक वर्ल्ड वॉर की वजह से जो माहौल बना हुआ है हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ वो वजह है। बाकी कारोबार की मैं मानता हूँ। अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, चाइना मोदी जी का पहला एक ही नारा है, आत्मनिर्भर। जो हम छोटे छोटे मेले लगा रहे हैं, जिससे आज विपक्ष कह रहा है कि राजनीति मेला सिर्फ इस वजह से लगा, आत्मनिर्भर बनो, अपना सामान बचाओ, अपना बनाओ, अपना बेचो, अपना आप खरीदो, अपना आप यूज़ करो। पहले आप मुझे एक बात बताइए, जो एक्सपोर्टर्स थे वो एक्सपोर्टर्स यहाँ से माल भेज रहे थे, मुरादाबाद का माल पूरी दुनिया में जा रहा था। एक्सपोर्टर्स के ऊपर जीएसटी का, अब ये जो कह रहे हैं जीएसटी, अब ये सरकार इस तरीके से बेवकूफ़ बनाती है लोगों को। देखिए, आप कोई बंदा मुरादाबाद से, इंडिया से विदेश में जाए, अमेरिका में जाए और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भेजे, वो जो मनी आती है उसके अकाउंट में, क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है? नहीं लगता है, वो एग्जम्प्टेड होता है, वो टैक्स फ्री इनकम होती है। क्योंकि उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि वो आदमी विदेश से फॉरेन एक्सचेंज भारत को भेज रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। ठीक, अब वही काम एक्सपोर्टर कर रहा है। एक्सपोर्टर $10,000 का उसने माल भेजा, $1,00,000 का माल भेजा और वो फॉरेन एक्सचेंज मनी यहाँ पर आ गया। अब सरकार क्या करेगी? सरकार उससे वो जीएसटी की जो अभी बात कर रहे थे, वो जीएसटी रिफंड करने के बाद सरकार उस पर इनकम टैक्स लेती है, उससे उसका ऑडिट भी कराएगी, उस पर इनकम टैक्स भी लेगी, और वो टैक्स जो है वो 5% से बढ़ के वो 15% 20% तक पहुँच चुका है। तो जब फॉरेन एक्सचेंज वो लेके आ रहा है, तो आप एक्सपोर्टर पे टैक्स क्यों लगा रहे हैं, इनकम टैक्स? आप तो उसका और गला घोट रहे हैं उसके अंदर। इस चक्कर में सरकार ने क्या करा? एक्सपोर्ट को बर्बाद करने के लिए, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार ने काम करा है। ड्रॉबैक ख़त्म कर दिया, सब्सिडी बिल्कुल बंद कर दी, जो फोकस था वो बिल्कुल बंद कर दिया। अब एक्सपोर्टर के पास क्या बचा? एक्सपोर्टर जो है, जो इंडिया का एक्सपोर्टर है, भारत का एक्सपोर्टर है, वो चाइना के एक्सपोर्टर से मुकाबला किस तरीके से करेगा? चाइना तो सब दे रहा है, आपने सब कुछ छीन लिया। जब आपने सब कुछ छीन लिया तो कारोबार छिन गया, जब कारोबार छिन गया तो लोग बेरोज़गार हो गए, जब लोग बेरोज़गार हो गए तो फिर वो बस क्या करेंगे? वो यात्राओं में जाएंगे, वो नारेबाजी करेंगे। सब बेरोज़गार बैठे हैं, सब लोग इंटरनेट पर अपना टाइम गुजार रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार मेला लगाया जा रहा है, जिसको लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।